नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल महावीर यादव संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके सामने मैं काफी दिनों से नहीं आ पाया और एक सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि परिवार में ही एक शादी है 14 नवंबर की। तो 14 नवंबर तक थोड़ा व्यस्त रहूंगा। तब तक आपके लिए जो है आपका अध्ययन बाधित नहीं हो, इस कारण से जो है 2 प्रीमियर वीडियो आपके लिए आज का और कल का मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और परसों जो है आपकी एक प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष में लेकर आऊंगा जो ग्रेड फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, साथ में सीटेट यूपीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। और जिन विद्यार्थियों ने भी ऐप खरीद लिया है या ऐप के लिए जो चिंतित हैं वो चिंतित रहे हो। 15 नवंबर से ऑनलाइन जो है कोर्सेज जो है वो उनको प्राप्त हो जाएंगे। तब तक उनको थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा क्योंकि मेरे परिवार में शादी है और मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो अव्यय टॉपिक चल रहा था, अव्यय परिचय हम प्राप्त कर चुके थे। अव्यय को निपात क्यों कहा जाता है, अव्यय क्या है, इस तरह से हम जान चुके थे। अविकारी शब्द है तो क्यों है, अव्यय के प्रमुख लक्षण क्या हैं, अव्यय पर विभक्ति, लकार, लिंग, वचन, कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, और अव्यय भिन्न भिन्न अव्ययों के योग में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है तो क्या स्थिति बनती है, उसे उपपद विभक्ति प्रयोग किस तरह कहा जाता है, ये सारी चीजें जान ली थी। आज की क्लास में हम अव्यय का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं और एक सूचना मैं आपको यहां देना चाहूंगा कि गुरुवार से नए बैच, प्रत्येक गुरुवार से नए बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं। हमारी कोचिंग है कौस्तुभम संस्कृत क्लासेज के नाम से और बरकत नगर चौराया टोंक फाटक पर यह है। और यहाँ सभी प्रकार के संस्कृत सेकंड ग्रेड शिक्षक, व्याख्याता, स्कूल और कॉलेज लेक्चरर, नेट एंड जेआरएफ, आईएएस मेंस, सीटेट और यूपीटेट के लिए भी स्पेशल 6 से 8 बैच हैं पीएम इवनिंग में। और हमेशा उपयोगी नोट्स और एग्जाम तक टेस्ट सीरीज भी रहेगी और नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। और आप ऑफलाइन बैच में अगर जुड़ना चाहें तो परसों गुरुवार से आप जुड़ सकते हैं और प्रति गुरुवार नए बैच हमारे यहाँ रहेंगे सभी कोर्सों के। और आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे आप जो है दर्शन पढ़ें, भाषा विज्ञान पढ़ें, काव्य शास्त्र पढ़ें, सभी प्रकार की प्रतिपूर्ति आपको मिलेगी। और जैसा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 2 प्रीमियर वीडियो, एक तो आज का और एक कल का, ये दोनों प्रीमियर वीडियो आपको मिलेंगे। और परसों से जो है मैं एक प्रश्नोत्तरी भी आपको कराऊंगा लाइव। और प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा निजी कार्यों में व्यस्त हूं और थोड़ा सा अध्यापन कार्य में भी व्यस्त हूं और इसके अलावा परिवार में एक विवाह का प्रोग्राम है, भतीजियों की शादी है, तो उस कारण से थोड़ा सा आपको मैं लाइव में नहीं आ पा रहा। तो थोड़ा आप परिस्थिति को समझेंगे और क्वालिटी पर ध्यान देंगे। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययों का मूल प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। मूल प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। देखिए, रूढ़ अव्यय और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों यौगिक अव्यय। एक है रूढ़ अव्यय और दूसरा है यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्यय अधातुज और अप्रत्यज, जो ना किसी धातु से बना ना किसी प्रत्यय से बना है, वो रूढ़ होगा। और यौगिक जो अव्यय है वो है धातुज और प्रत्यज। धातु से बना हुआ, प्रत्यय के योग से बना हुआ। जैसे यथा, अलम। अलम जो अव्यय है वो रूढ़ अव्यय है, ना किसी धातु से बना है ना किसी प्रत्यय से बना है। ऐसी है पठितुम। पठितुम जो है वो यौगिक अव्यय है, पठ धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर बना है।
पट धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने पर जो है पठितुम बनेगा, और पठितुम जो है वो धातुज भी है और प्रत्यय भी है। अब देखिए, तो जो ना किसी धातु से बना है ना किसी प्रत्यय से बना है वो जो है रूढ़ अव्यय कहलाएगा, और जो किसी धातु या प्रत्यय के योग से बना है वो यौगिक अव्यय कहलाएगा। अधातुज और अप्रत्यय है तो रूढ़ है, और किसी धातु या प्रत्यय के योग से बना है तो यौगिक है। पट धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर पठितुम बनेगा। तुमन प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द भी अव्यय माने जाते हैं, और अलम जो है ना किसी धातु से बना ना किसी प्रत्यय से बना है। अब देखिए, अव्ययों का प्रकृति अनुसार वर्गीकरण। देखिए, वो अव्ययों का जो है वर्गीकरण था वो मूल रूप से वर्गीकरण था। देखिएगा आप, अव्ययों का मूल प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण था। अब यहां भावार्थ के हिसाब से रहेगा। देखिए, अव्ययों का यहां भावार्थ के अनुसार वर्गीकरण। देखिए, या इसको हम सामान्य वर्गीकरण भी कह सकते हैं। सामान्य वर्गीकरण। देखिए, निपात, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है विस्मय बोधक, चौथा है क्रिया विशेषण, और पांचवा भेद है प्रकीर्ण अथवा अन्य। देखिए, अव्ययों के ये 5 प्रकार के वर्गीकरण हैं। इनकी विश्लेषण की स्थिति सामने आएगी। निपात, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, प्रकीर्ण और क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार के अव्यय माने जाते हैं। पेपर में पूछ लेता है एग्जाम में कि ये किस प्रकृति का वर्गीकरण है, और जिनके विषय में विशेष रूप से विभक्तियों का प्रयोग होता है उनको विभक्ति बोधक जो है अव्यय भी कहा जाता है। यहां खास बात मैं बता दूं ध्यातव्य में, अव्ययों के मूलतः लाक्षणिक एवं प्रातिपदिक दो भेद होते हैं। जिनमें से लाक्षणिक अव्यय कथन में
भावार्थ की प्रतिपूर्ति करते हैं, जबकि प्रातिपदिक अव्यय अव्ययों के योग में सुनिश्चित विभक्ति सुनिश्चित विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए, अव्ययों के मूलतः लाक्षणिक और प्रातिपदिक दो प्रकार के भेद होते हैं। इनमें से लाक्षणिक अव्यय कथन में भावार्थ की प्रतिपूर्ति करते हैं, जबकि प्रातिपदिक अव्ययों के योग में सुनिश्चित विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब देखिए, सबसे पहले अव्यय का भेद था निपात। गणाश्रित, मैंने पूर्व क्लास में बताया था कि स्वरादिगण और चादिगण नाम के दो गण हैं अव्ययों के। जो अव्ययों का समूह स्वय अव्यय से शुरू होता है वो स्वरादिगण है, जिसके अव्ययों जो अव्ययों का समूह चय अव्यय से प्रारंभ होता है वो चादिगण है। गणाश्रित, उपसर्ग संज्ञा रहित। गणाश्रित दो प्रकार के हैं, स्वरादिगण चादिगण। स्वर्ग, अव्ययों का जो समूह स्वय अव्यय से प्रारंभ होगा वो स्वरादिगण है और चय से प्रारंभ होगा तो चादिगण है। अब देखिए, उपसर्ग संज्ञा रहित निपात, अव्ययी भाव समास के समस्त पद का मतलब है समास युक्त पद, पदों में प्रयुक्त पूर्व योजक। अव्ययी भाव समास के समस्त पदों में प्रयुक्त पूर्व योजक जो है प्र से लेकर उप तक जो है निपात माने जाएंगे। अगर उनका प्रयोग किसी धातु, धातुरूप या धातु निर्मित पद के प्रारंभ में हो रहा है तो उन्हें उपसर्ग ही माना जाएगा। और अगर वो जो है किसी धातु से भिन्न स्थिति में आ रहे हैं, धातु से भिन्न अवस्था में उनका प्रयोग हो रहा है तो उन्हें निपात माना जाएगा। तो निपात यहां दो तरह से बांट लिया। निपात का मतलब है निश्चित रूप से जो विकारी शब्दों की श्रेणी से नीचे गिरकर अविकारी बन गया है उसे निपात कहते हैं। तो गणाश्रित स्वरादिगण और चादिगण है, दो गणों में बांट दिया है। और उपसर्ग संज्ञा से रहित जो पूर्व योजक है वो भी निपात माना जाता है। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, कथन में योजकता
एवं पूरकता। उत्पन्न करने वाले अव्यय। कथन में योजकता अथवा पूरकता उत्पन्न करने वाले जो अव्यय हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे च, च का अर्थ होता है और। प्रति, प्रति का अर्थ है और। ने, ने का अर्थ है नहीं। तू ऑब्लिक तरही, एक ही कथन में है तो के लिए तू लगेगा, और दो कथनों के बीच में अगर आ रहा है तो वहां तरही लग जाएगा। तो अपि, अपि का अर्थ है भी। एव, एव का अर्थ है ही। इसी प्रकार से है अनु, अनु का अर्थ है पीछे। वैसे विभक्ति बोधक है क्योंकि प्रति और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, लेकिन कथन में योजकता या पूरकता पैदा कर देते हैं। निश्चित, खलु, ऑब्लिक ननु, ऑब्लिक ध्रुवम। अर्थात निश्चित। इनका प्रयोग भी कथन में पूरकता के लिए हो जाता है। अब देखिए, विस्मय बोधक अव्यय। देखिए, कथन में हर्ष, विस्मय, दुख, एवं उद्बोधन का बोध कराने वाले अव्यय विस्मय बोधक है। ये ध्यान दीजिए, देखो इससे जस्ट पहले आपने देखा कथन में योजकता पूरकता उत्पन्न करने वाले जो अव्यय हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और यहां देखिए कथन में हर्ष, विस्मय, दुख एवं उद्बोधन का जो बोध कराने वाले अव्यय हैं उन अव्ययों को विस्मय बोधक अव्यय माना जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे हा, हा का अर्थ है हाय, ये दुख सूचक है। अहो, आश्चर्य सूचक। आहा,
आनंद सूचक, तिक, धिक्कार, वर्त्सना सूचक, इसी तरह से है हो, रे अथवा अरे, उद्बोधन सूचक, हंत, दुख की बात, वंत, आश्चर्य की बात। देखिए, हा हाय दुख सूचक है, अहो आश्चर्य सूचक है, और आहा आनंद सूचक है, धिक धिक्कार भर्त्सना सूचक है, भो रे अथवा अरे उद्बोधन सूचक है, हंत दुख की बात, बंत आश्चर्य की बात। अब देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले वर्गीकरण में जो है सामान्य रूप से वर्गीकरण 5 प्रकार का है, मूल रूप से 2 ही प्रकार का है। तो यहां देखें, अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी अव्यय होते हैं। अब देखिए, इस क्रिया विशेषण की एक ट्रिक है। कास्पर, कास्पर जो ट्रिक है इसकी, ये देखो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताती है। काफोर, कालवाचक क्रिया विशेषण, से का अर्थ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पे का अर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, कालवाचक में हो गया अद्ध, अद्ध का अर्थ है आज। स्थानवाचक में हो गया यत्र, यत्र का अर्थ है जहां। परिमाणवाचक में हो गया ईसत, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। मात्राबोधक हो गया ये। रीतिवाचक में हो गया यथा, यथा का अर्थ हो गया जैसे। जो समय का बोध करा रहा है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो स्थान का बोध करा रहा है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो नाप माप तोल भार दूरी द्रव्यमान आदि का बोध करा रहा है वो परिमाण या मात्रावाचक क्रिया विशेषण है, और रीति या क्रियाविधि का बोध करा रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए,
एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, प्रश्न किसी का मित्र नहीं होता, प्रश्न शत्रु की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का आ सकता है। अतः प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों पर आपके जो है दृष्टिकोण बना रहना चाहिए। अब देखिए, प्रकीर्ण, अव्यय, अवशिष्ट अव्यय, एवं द्वित्व दशा आश्रित अव्यय। अवशिष्ट अव्यय और द्वित्व दशा आश्रित अव्यय। देखिए, जैसे है यथा यथा, जैसे जैसे, तथा तथा, वैसे वैसे, यदा यदा, जब जब, तदा तदा, तब तब, सनई सनई, धीरे धीरे। उदाहरणों में जो अव्यय आ गए वो तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा प्रमुख अव्यय जो अनुवाद की दृष्टि से हैं उनका भी आपको लिखाया जाएगा, और उनके योग में जो विभक्ति आदि के नियम है वो भी बताए जाएंगे। तो अव्यय एक ऐसा टॉपिक है जो मिला जुला है। अभी प्रत्याश्रित अव्यय निर्धारण के नियम भी आएंगे, अव्यय निर्धारण के सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के नियम आपके सामने आएंगे। सनी सनी, धीरे धीरे, मुहुर्मुहु, बार बार, इसी प्रकार से हो जाएगा अधो अधय, नीचे नीचे, ऊपर ऊपरी, ऊपर ऊपर। अब जैसे इस तरह भी आ जाएगा यदा कदा, भावार्थ हुआ जब कभी, जब तब भी कह सकते हैं। इसी तरह से यथा तथा, जैसे तैसे, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो अव्यय हैं द्वित्व दशा आश्रित हैं या विशिष्ट प्रकार के अव्यय हैं वो प्रकीर्ण की श्रेणी में आते हैं, अन्य की श्रेणी में आते हैं। तो अव्ययों के मूल दो ही भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ वो है जो ना किसी धातु से बने ना किसी प्रत्यय से बने। यौगिक वो है जो किसी धातु या प्रत्यय के योग से बने। प्रातिपदिक वो है जिनके योग में कोई विभक्ति होती है। लाक्षणिक वो है जो केवल कथन में पूरकता पैदा करते हैं। और अव्ययों के सामान्य रूप से जो भेद हैं वो रूप से मैं बता दूं आपको। पहले निपात, निपात वो है जो गणाश्रित हैं और उपसर्ग संज्ञा से रहित हैं। और समुच्चय बोधक वो हैं जो कथन में पूरकता पैदा करते हैं। और इसी प्रकार से समुच्चय बोधक के अलावा विस्मय बोधक वो हैं जो हर्ष विस्मय दुखद बोधन का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के हैं अव्ययों में, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और इसकी ट्रिक कास्पर है। और प्रकीर्ण में बचे कुचे, जो बचे कुचे अन्य किसी श्रेणी में नहीं आ रहे, वो अवशिष्ट अव्यय जो है वो सारे के सारे प्रकीर्ण में आते हैं, या द्वित्व दशा आश्रित अव्यय हैं वो भी प्रकीर्ण में आते हैं।
तो अव्ययों का ये वर्गीकरण आपको कैसा लगा बिल्कुल जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और क्लास के प्रीमियर आज और कल के लिए मैं तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और परसों जो है आपके लिए एक लाइव क्लास दूंगा प्रश्नोत्तरी की, जिसमें जो है जो भी पढ़ाया वो तो शामिल ही होगा। इसके अलावा एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे ये भी आपके लिए जो है व्याकरण की दूसरी प्रश्नोत्तरी आएगी। एक एक प्रश्नोत्तरी हम करा चुके हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। कितनी भी व्यस्तता रहे और कितने भी घरेलू कार्य रहे, फिर भी हम आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लास लेते रहेंगे। यहां देखिए, एक नई चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है महावीर यादव संस्कृत के नाम से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। और हमारा ऐप है महावीर यादव संस्कृत कौस्तुभम के नाम से। सभी प्रकार के कोर्सेज इस पर अपलोड है, कुछ और अपलोड होंगे 15 तारीख से। जिन्होंने ऐप परचेज कर लिया या ऐप परचेज करने का मूड जिन्होंने बना लिया सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए या सीटेट या रीट के लिए, उनको केवल 15 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 15 तारीख तक उनका ये कोर्स जो है ऐप पर दिखाई दे जाएगा। तब तक आप जो है टीजीटी का कोर्स लेंगे तो वो सेकंड ग्रेड के योग्य है, पीजीटी का कोर्स लेंगे तो फर्स्ट ग्रेड के योग्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी शुभकामना के साथ जो है क्लास को समाप्त करता हूं। सभी को मेरी ओर से शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।